हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं इन्फेक्शन चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग सेशन में फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बीमारी डिजीज को सबसे अच्छी तरह से क्या परिभाषित करता है। डिजीज है उसको सबसे अच्छी तरह से क्या परिभाषा, इसका डिजीज का परिभाषा पूछा गया है। यह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है, एक असामान्य स्थिति जो जीव के शरीर को प्रभावित करती है, किसी भी लक्षण की अनुपस्थिति, शारीरिक कार्यों में अस्थायी असंतुलन। तो क्या हो जाएगा डिजीज का डिफिनेशन। डिजीज जो होता है एक असामान्य स्थिति होता है जो जीव के शरीर को, अगर डिजीज हो जाएगा तो शरीर जो है प्रभावित हो जाएगा। इसके बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे तो शरीर प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक असामान्य स्थिति जो जीव के शरीर को प्रभावित करती है। सेकेंड नंबर है, इनमें से कौन महामारी विज्ञान त्रिकोण इपिडियोमोलॉजिकल ट्रेड आप लोग पढ़े होंगे का हिस्सा नहीं माना जाता है। यहाँ पे इपिडियोमोलॉजिकल ट्रेड जो कि होता है, इसमें एजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट ये सब इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है वेक्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड नंबर में दिया गया है, इनमें से कौन गैर संचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का उदाहरण है। नॉन कम्युनिकेबल पूछा गया है तो तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पूछा गया तो ये हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन संचरण का तरीका नहीं है, संचरण का तरीका नहीं है पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष संपर्क, वेक्टर से, हवा से, आनुवांशिक विरासत से। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक विरासत। इनमें से कौन जूनोटिक डिजीज का उदाहरण है। अल्जाइमर रोग, सिकल सेल एनीमिया, रेबीज, उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे रेबीज जो है, रेबीज जिसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज का ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन महामारी विज्ञान त्रिकोण के होस्ट घटक का कारक नहीं है। होस्ट पूछा गया, इसमें होस्ट रहता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड जो होता है, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। इसमें होस्ट है, होस्ट का कारक नहीं है। तो इसमें होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। इसमें होस्ट में होता है लिंग, उम्र, पोषण स्थिति वगैरह जो होता है ये सभी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जलवायु दिया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनमें से कौन किसकी कमी डिफिशियंसी डिजीज का उदाहरण है। डिफिशियंसी डिजीज का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। अगला है, इनमें से कौन रोकथाम का तरीका नहीं है। टीकाकरण, उचित पोषण, एंटीबायोटिक उपचार, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो रोकथाम का तरीका नहीं है एंटीबायोटिक उपचार, इसमें रोकथाम का तरीका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन जन्मजात रोग कंजेनाइटल डिजीज का उदाहरण है। कंजेनाइटल डिजीज
डाउन सिंड्रोम, टाइप 2 मधुमेह, फेफड़े का कैंसर या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। कंजेनाइटल डिजीज पूछा गया, इसमें आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। इनमें से कौन रोकथाम का प्रकार नहीं है? रोकथाम तीन होता है रोकथाम। एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, लेकिन यहाँ पे चतुर्थक दे दिया गया है, लेकिन ये जो है यहाँ पे हो जाएगा नहीं रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षी रोग ऑटो इम्यून डिजीज का उदाहरण है? ऑटो इम्यून डिजीज का उदाहरण पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूमेटाइड आराध। अगला हम लोग देखेंगे इनमें से कौन महामारी विज्ञान त्रिकोण के एजेंट घटक कारक नहीं है? एजेंट का पूछा गया है, तो एजेंट में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा। इनमें से कौन वेक्टर डिजीज का उदाहरण है? वेक्टर जनित उदाहरण है पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। यहाँ से फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन रोग रोकथाम का स्तर नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थक रोकथाम। इनमें से कौन व्यावसायिक रोग ऑक्यूपेशनल डिजीज का उदाहरण है? ऑक्यूपेशनल डिजीज का उदाहरण पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, एस्बेस्टोसिस। शरीर के किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित संक्रमण के लिए क्या शब्द है? शरीर के किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित संक्रमण के लिए क्या शब्द है? तो ये हो जाए सीमित के लिए बोल रहा है, तो ये स्थानीयकृत संक्रमण, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे है रोग जनक के संपर्क में आने और लक्षण दिखाई देने के बीच की समय अवधि के लिए क्या शब्द है? कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, रोग हो गया, उसके बाद उसका लक्षण दिखाई देने के बीच के समय अवधि पूछा गया, उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे उस्मायन अवधि हो जाएगा, उस्मायन अवधि, जिसको कि ऑक्यूपेशनल पीरियड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उस्मायन अवधि। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा का प्राथमिक संचरण मोड क्या है? तो इन्फ्लुएंजा जो होता है ये होता है श्वसन की बूंदे खांसने छींकने से जो उसका कण होता है फैल जाता है, उसके द्वारा ये श्वसन किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। सामान्य परिस्थितियों में रोग न पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए क्या शब्द है? सामान्य परिस्थिति में रोग न पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए क्या शब्द है? तो ये हो जाएगा सहजीवी, ऑप्शन नंबर सी। रोगजनक की पैदा करने की क्षमता के लिए क्या शब्द है? रोगजनक की रोग पैदा करने की क्षमता के लिए क्या शब्द है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोगजनकता।
कम बार अनियमित रूप से होने वाले रोग के लिए क्या शब्द है? कम बार अनियमित रूप से मतलब छीट-फूट जगह पे होने वाला डिजीज, वो होता है स्पोरेडिक। यहाँ पे उष्मायन अवधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोगजनक को गुना कर देना। केवल मेजबान की प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए क्या शब्द है? यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसरवादी रोगजनक। रोगजनक की मेजबान में प्रवेश करने, जीवित रहने और गुना करने की क्षमता के लिए क्या शब्द है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संक्रामकता। अगर इन्फेक्शन हो गया, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं संक्रामकता। बैक्टीरिया की सेल वॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है संरचनात्मक समर्थक और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है? बैक्टीरिया की वृद्धि पूछा गया है, बैक्टीरिया यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। अगला है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में मुख्य अंतर क्या है? स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में, तो स्टेरिलाइजेशन जो होता है ये सूक्ष्म जीवों को मारता है, लेकिन यहाँ पे डिसइंफेक्शन जो होता है वो केवल रोगाणु की संख्या को कम करता है, मारता नहीं है, कम करता है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। संक्रमण पैदा करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म जीवों की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्शंस डोज। बैक्टीरिया के कैप्सूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फैगोसाइटिस से सुरक्षा। 30 नंबर क्वेश्चन है, रोगजनक की गंभीर बीमारी पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गंभीर रूप से बीमारी पैदा करने की क्षमता, उसको बोलते हैं वायरलेंस, विषाणुता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राकृतिक प्रतिरक्षा का घटक नहीं है? राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। नेक्स्ट, इनमें से कौन पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है? पैसिव इम्यूनिटी का पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ एंटीबॉडी जो भ्रूण को मिलती है। इनमें से कौन सा वैक्सीन जीवित कमजोर सूक्ष्मजीवों को शामिल करता है? यहाँ पे लाइव वैक्सीन के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएमआर वैक्सीन। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? हाइपर सेंसिटिविटी है, उसका प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।